नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीडिज़ अकेडमी पर। और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान BTER का स्पेशल एग्ज़ाम होने वाला है। थर्ड ईयर में जो लोग बच जाते हैं या सिर्फ थर्ड ईयर में जिनकी बैक बाकी रह जाती है, ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन चांस होता है, स्पेशल मौका होता है कि वो उसी साल में उस एग्ज़ाम को कंप्लीट करके और अपनी डिग्री डिप्लोमा हासिल कर सकें और अपने करियर में आगे बढ़ सकें। तो ऐसे बच्चों के लिए अभी एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं 13 जनवरी से। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं उनके लिए अच्छा मौका है कि अभी इस साल में सब कुछ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो वैसे ही पास हो चुका है, सब थर्ड ईयर के बच्चे कुछ पाप है जिन्हें भी धो लिया जाए। तो 301 जो सब्जेक्ट कोड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है, क्या क्या मेरी तरफ से पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो आने के चांसेस हैं, उनकी अपन बात करने के लिए आ जाएँ इकट्ठा होने। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या संभावना है, क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या यूनिट हम कवर करके जाएँ किनका रिविज़न करना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद यही है कि आप लोगों के पास टाइम काफ़ी था, बीच में आप लोग पढ़ रहे होंगे। और 301 के साथ ये भी दुविधा रही है इस बार की, पहला ही पेपर था नए पैटर्न के साथ, तो काफ़ी सारे लोगों की बैक रही है, कंफ्यूज हो गए लोग, उस पैटर्न को समझ नहीं पाया, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है। इतना बताने के बावजूद भी आप लोगों से गलतियाँ हुई है। खैर कोई बात नहीं, 301 में काफ़ी लोगों के बैक है, पर धीरे धीरे जैसे पेपर आगे बढ़े थे मेंस वाले, आप लोगों ने कवर किया और बैक ज़्यादा नहीं आई है इस बार, ज़्यादा सब्जेक्ट्स में बैक नहीं आई है बच्चों के। पर 301 और 305 दो ऐसे सब्जेक्ट रहे जिनमें काफ़ी बच्चों की बैक आई, तो वो 301 के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। देखो, मैंने पिछले बार जो बताया था मेन एग्ज़ाम में, वही मैं आपको दोबारा एक बार दोहरा रहा हूँ, क्या कि 4 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मेन एग्ज़ाम हो चाहे स्पेशल एग्ज़ाम। मैंने स्पेशल एग्ज़ाम का भी कच्चा चिट्टा खोल लिया है, पुराने जो 4 स्पेशल एग्ज़ाम हुए हैं 2016, 17, 18 और 19 में, ये 2020 का एग्ज़ाम होगा स्पेशल। तो पिछले 4 जो स्पेशल एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी जो क्वेश्चंस लगातार आए हैं, जो बार बार पूछे गए हैं, जिनको इंपॉर्टेंट माना गया है, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। पर चाहे स्पेशल एग्ज़ाम हो चाहे मेन एग्ज़ाम हो, 9 यूनिट में से 4 यूनिट ऐसी है जिनमें से मैक्सिमम पेपर का कंटेंट रहता है, यूनिट 1, यूनिट 2, 3 और 4। अब यहाँ पर बात यह है कि किस में से ज़्यादा है, कौन सी हम नहीं छोड़नी है। यूनिट 1, पहली यूनिट 1 ऐसी है जिसमें सभी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बात कही गई है। उस यूनिट को आपको छोड़ना ही नहीं है, उसमें से बहुत क्वेश्चन उठते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव। ठीक है, अगर मैं आपको इस मेंस एग्ज़ाम, जैसा मैंने कहा था, इस जो अभी मेन एग्ज़ाम हुआ है 2020 का, अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो सिर्फ अगर यूनिट 1, 2, 3, 4 ये 4 भी पढ़ के जाते हैं, या यूनिट 1, 2, 3 भी अगर आपने पढ़ी होती, चौथी भी छोड़ दो, तब भी आपने 10, 10, 20, 10, 30 और 6, 36 नंबर का आप अटेम्प्ट कर सकते थे। 80 में से 40 का आपको करना है, 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हैं सही, तो आप ये 40 में से 36 का अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपने सिर्फ 3 यूनिट पढ़ी होती तो शुरुआत। अब आप सोच लो भाई, 30 में से 10, 12, 15 हम उधर ला सकते हैं, हमें सिर्फ 15 ही तो लाने हैं इधर। अगर हमने 3 यूनिट भी ढंग से पढ़ी तो उसमें से 10-10 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही हैं, आधे आधे भी करें तब भी 15 ले आएंगे हम। इस बात को समझो आप लोग। तो पूरा पढ़ने के बजाय अब टाइम ऐसा है कि जो आप पढ़ चुके हो वो ठीक है, पर रिवीजन जो हमें करना है वो इन 4 यूनिट का ही करो आप अच्छे से। 1, 2, 3 और 4। पहली यूनिट है डिवाइसेस की, दूसरी रेक्टिफायर की, तीसरी है इन्वर्टर की और चौथी है चॉपर की। इसके अलावा जो दूसरी स्पेशल यूनिट से साइक्लो कन्वर्टर वाली है, एक SMPS UPS वाली है, एक टाइमर वाली है, एक स्पीड कंट्रोल वाली है, और एक यूनिट है आपकी स्टेबलाइज़र वाली। तो ये सब क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पर एक एक दो क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्टिव भी आएगा, तो एक क्वेश्चन का एक पार्ट ऐसे आते ही हैं। ये वाली यूनिट्स किसी ना किसी के साथ मिलके आती है, तो फिर आपको पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा, और हो सकता है उसमें एक पार्ट आता हो दूसरा नहीं आता हो। तो इससे बढ़िया ये है कि 1, 2, 3, 4 पकड़ो, इन पूरी यूनिट में से पूरा क्वेश्चन आता है, यानी एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट सेम यूनिट से आ जाएंगे, तो फ़ायदा रहेगा। तो पहला रिकमेंडेशन मेरा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ये 4 है जो आपको अभी रिवाइज करके जानी है मेनली। इनको ही टारगेट करो, इनमें से क्वेश्चन आएगा, और यही आप लोगों ने अभी ज़्यादातर पढ़ी होगी, बाकी पढ़ी भी नहीं होगी। ठीक है, दूसरा आ जाओ। दूसरी बात जो अब स्पेशल एग्ज़ाम को लेकर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मेन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया है उसके रिपीट होने के बहुत कम चांसेस हैं। उसकी जगह आप दूसरा पढ़ो। जैसे अगर मान लीजिए 3 फेज़ ब्रिज इन्वर्टर पूछा गया है, तो आप सिंगल फेज़ इन्वर्टर पढ़ के जाओ, सिंगल फेज़ के आने के ज़्यादा चांसेस है, उसको ज़्यादा रिवाइज़ करो। रिवाइज़ तो आपको दोनों ही करने हैं, पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किस पे करना है, सिंगल फेज़ पे।
कहने का मतलब ये है कि इस बार का जो 2020 का मेन का एग्ज़ाम का पेपर था, मेन एग्ज़ाम का, रिवीजन करते टाइम उसको साथ में रखना। जैसे मैं आपको बताऊं उदाहरण के तौर पर, इसमें पूछा गया था, एक था टाइप ई 4 क्वाड्रेंट चॉपर क्या होता है। पहले क्वेश्चन में 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। तो अब टाइप ई चॉपर कतई भी नहीं आएगा, आप मान लेना स्पेशल एग्जाम। टाइप ए, टाइप डी, ये 2 ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप उस पर ध्यान केंद्रित करिए। SCR सर्किट में फ्लाईव्हील डायोड क्या होती है, तो अब SCR के रेस्पेक्ट में नहीं पूछेंगे, इन्वर्टर के रेस्पेक्ट में पूछ सकते हैं, साइक्लो कन्वर्टर के रेस्पेक्ट में पूछ सकते हैं, पर फ्लाईव्हील डायोड इन SCR सर्किट नहीं आएगा। पर SCR ऐसी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है SCR तो मतलब आपको छोड़ना ही नहीं है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, प्रोटेक्शन, सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन, SCR, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत छोटी छोटी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। इनमें से क्वेश्चन पूछा ही जाना है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो स्पेशल एग्ज़ाम, पिछले 4 साल के स्पेशल एग्ज़ाम हैं, उनको ध्यान रखते हुए उनके एनालिसिस के आधार पर इस साल स्पेशल एग्ज़ाम में क्या क्या खास टॉपिक आने की संभावना है। गेस्ट पेपर रिलीज़ करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं टॉपिक के नाम लूँगा, आप उन्हें लिख लें साथ में। वैसे यहाँ पर स्क्रीन पे भी आते जाएंगे, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलने से पहले एक छोटा सा ऐड देख लो, बीच में ऐड दे रहा हूँ ताकि ये चैनल भी ग्रो करता रहे आप लोगों के साथ साथ। तो अपन आ जाते हैं किस पे, यूनिट 1। अगर मैं स्पेशल एग्ज़ाम को लेकर गेस्ट पेपर संभावित क्या आ सकता है उसकी बात करूं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही आएगा, मैं ये कह रहा हूं संभावना है कि यहाँ से आ जाए। तो सबसे पहले तो आप SCR, अपन को यूनिट 1 की बात करें, SCR अपन को नहीं छोड़ना है। 3 ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, SCR, UJT और ट्राइक डाइक। ये 4 चीज़ें, मैं 4 बोल देता हूँ, चलो। SCR, UJT, ट्राइक और डाइक, इन चारों के अलावा और कुछ नहीं पूछेंगे। यूनिट 1 में पढ़ना है आपको, सिर्फ यही 4 पढ़ने हैं और इनको ढंग से पढ़ लो। और इनका मटेरियल भी अच्छा अवेलेबल है। क्या क्या पढ़ना है देखो, SCR का आप कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और कैरेक्टरिस्टिक, ये पढ़नी है आपको। साथ ही साथ प्रोटेक्शन, स्नबर सर्किट, वेरी इंपॉर्टेंट, हर स्पेशल एग्जाम में पूछा गया है स्नबर सर्किट। अब तक जो 4 स्पेशल एग्जाम हुए हैं सब में स्नबर सर्किट पूछा गया है। तो आप तो क्या करिए, SCR का कंस्ट्रक्शन, SCR का वर्किंग, SCR का जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, और SCR का ओवरऑल प्रोटेक्शन, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज और स्नबर। आपने ये 4 चीज़ें पढ़ ली तो SCR में कुछ नहीं छूटा। फिर SCR में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे, ठीक है। इसी तरह से ट्राइक, डाइक, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हुए पढ़ो, चाहे कंस्ट्रक्शन का कंपैरिजन, चाहे वर्किंग का कंपैरिजन, चाहे इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका कंपैरिजन, या इनकी एप्लीकेशंस का कंपैरिजन। ट्राइक वर्सेस डाइक आप पढ़िए, ट्राइक वर्सेस डाइक पर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर लिखने को मिलेगा। अगर आपने कंपैरिजन याद कर लिए तो इंडिविजुअली आप लिख ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इस नंबर सर्किट को छोड़ के मत जाना। और इसके अलावा एक स्पेशल चीज़ यहाँ पर, कम्यूटेशन सर्किट, कम्यूटेशन के तरीके, टर्न ऑफ मेथड्स ऑफ SCR को टर्न ऑफ करने के क्या क्या तरीके हैं, वो एक आप पढ़ के जाएं। सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR, ये आप ज़रूर साथ में पढ़ लें। तो ये अपना यूनिट 1 हो गया। यूनिट 2 पे आ जाते हैं। यूनिट 2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिन्हें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, एक तो सिंगल फेस फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर आप ज़रूर पढ़ें RL लोड के साथ। RL लोड के साथ इसलिए कह रहा हूँ, अगर R0 कर दोगे इस पूरे डिस्क्रिप्शन में, मतलब सिंगल फेस फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में अगर आपने R0 कर दिया, सिर्फ LL का इफेक्ट देखोगे तो आपको इंडिपेंडेंट L का याद हो रह जाएगा, L0 कर दोगे तो इंडिपेंडेंट रेजिस्टिव का याद रह जाएगा। तो आपको RL दोनों लोड को कंसिडर करते हुए सिंगल फेज ब्रिज वेव रेक्टिफायर, इसकी क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या सर्किट डायग्राम है, क्या इसकी वर्किंग है, क्या इसकी आउटपुट वेवफॉर्म्स है, वो आप पढ़ें, ठीक है। फेज़ कंट्रोलिंग के क्या क्या मेथड होते हैं, फेज़ कंट्रोलिंग कैसे करी जाती है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनिट 2 में, इसको आप ज़रूर पढ़ें। फेज़ कंट्रोल को इस साल जो पूछा गया है RC से पूछा गया था मेन एग्जाम में, तो आप RC के अलावा जो ट्रांसफार्मर मेथड है उसको एक बार देख लें, अन्यथा जो आपका रैंप और पेडेस्टल मेथड है उसको भी आप देख सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक देख लेना, रैंप या पेडेस्टल। तो मैं जो रिकमेंड करूँगा ट्रांसफार्मर मेथड और रैंप मेथड, ये 2 पढ़ जाओ। अगर पेडेस्टल आ जाए तो भी रैंप लिखिए ना, क्योंकि सर्किटरी सेम है, ऑपरेशन का अंतर है, तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे अगर लिखना ही पड़ जाए यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 3 पे आ जाते हैं। इस बार सीरीज इन्वर्टर पूछा गया है मेन एग्जाम में, तो आप पैरेलल इन्वर्टर पढ़ के जाएं। पैरेलल इन्वर्टर
के आने के चांसेस हैं इस बार। पैरेलल इन्वर्टर भी पूछा है यहाँ तो सीरीज़ और पैरेलल दोनों ही पढ़ के जाएं। बेसिकली मैं कहूँगा सीरीज़ वर्सेस पैरेलल इन्वर्टर क्या डिफरेंस है, सर्किट में क्या डिफरेंस है, वर्किंग ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है, वो आप पढ़ लें। पर ज़्यादातर जो पूछा गया है पिछले सालों में स्पेशल में पैरेलल ही ज़्यादातर पूछा गया है। 3 बार पैरेलल पूछा गया है, 1 बार सीरीज़ पूछा है। तो आप पैरेलल इन्वर्टर और सीरीज़ इन्वर्टर दोनों ही पढ़ें, छोटे छोटे हैं। दूसरा, वर्किंग ऑफ यूपीएस कैसे काम करता है ये आप ज़रूर पढ़ के जाएं। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन यूपीएस, ये आप डिफरेंस समझ लें। 4 डिफरेंस आप याद रखेंगे तो बहुत है, ठीक। यूनिट 4 पे आ जाते हैं। चॉपर का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, 2 नंबर में पूछ लेंगे आपसे। तो चॉपर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो आप ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा टाइप ए टाइप डी चॉपर एक बार ज़रूर देख लें। चॉपर के एप्लीकेशंस, ये 3 चीज़ें हैं, चॉपर प्रिंसिपल, चॉपर एप्लीकेशन और टाइप ए या टाइप डी में से कोई एक पढ़ जाओ। दोनों में से कोई एक आ सकता है। अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कौन सा आएगा, पेपर तो मैंने बनाया नहीं है, मैं संभावनाएं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी 4 यूनिट हो गई, 1 2 3 4 जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ। अब अपन देख लेते हैं 5 6 7 8 9 इनमें से क्या क्या है। यूनिट 5 की तरफ बढ़ते हैं। साइक्लो कन्वर्टर वाली यूनिट है। सिंगल फेज स्टेप अप मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर ज़रूर पढ़ें। मेंस में जो इस बार पूछा गया था अपने मेन वाले एग्ज़ाम में, वो पूछा गया था साइक्लो कन्वर्टर, सिंगल फेज स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर ही पूछा गया था, पर मिड पॉइंट टाइप नहीं पूछा गया। तो आप सिंगल फेज स्टेप अप मिड पॉइंट वाला ज़रूर पढ़ें। और एक बार 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर भी आप ज़रूर देखें, ठीक है। यूनिट 6 पे आ जाओ। एसएमपीएस कितने प्रकार की होती है और इसका ब्लॉक डायग्राम। एसएमपीएस कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ एसएमपीएस, छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं। और एसएमपीएस का ऑपरेशन एक्सप्लेन करिए यूजिंग ब्लॉक डायग्राम। आपको एग्जैक्ट सर्किट नहीं बनाना है, पर ब्लॉक डायग्राम्स बनाने हैं एसएमपीएस समझाने के लिए, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल डायग्राम डिफाइन, एसएमपीएस में सेम क्वेश्चन आया था वैसे तो मेंस में, पर बेसिक प्रिंसिपल तो आपको एसएमपीएस का पढ़ ही लेना चाहिए। कुछ नहीं आएगा तो आप कुछ तो लिख पाएंगे, अदरवाइज पुश पुल टाइप की एसएमपीएस आप याद रख लें। यूनिट 7 पे आ जाओ। स्टेबलाइज़र, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज़र क्या होते हैं, उनके टाइप कौन कौन से हैं वो आप याद रखें। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज़र क्या होते हैं बेसिक, और इनके क्या क्या टाइप हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टेबलाइज़र, इस बार जो पूछा गया था स्टेबलाइज़र का इलेक्ट्रोमैकेनिकली पूछा गया था, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है स्पेशल में। तो पर ये पूछ लिया गया है तो आप ऐसे स्टेबलाइज़र पे भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल छोड़ के सिर्फ आप ऐसी स्टेबलाइज़र क्या होता है, कैसे काम करता है, ऐसी स्टेबलाइज़र ज़रूर पढ़ लें एक बार। यूनिट 8 की तरफ आ जाते हैं। स्पीड कंट्रोल वाली यूनिट है जो इस बार पूछा गया है। स्पीड कंट्रोल टेको जनरेटर मेथड से पूछा है, तो आप ये मान लें फील्ड कंट्रोल या आर्मेचर कंट्रोल में से एक पूछा जाना तय है। तो आप फील्ड कंट्रोल पढ़ के जाएँ इस बार, क्योंकि आर्मेचर कंट्रोल पिछले साल के स्पेशल में ही पूछा गया है। तो फील्ड कंट्रोल मेथड डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। यूनिट 9 है अपनी टाइमर वाली, डीसी ऑपरेटेड टाइमर, एक बार ज़रूर पढ़ लेना। और बेसिक प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। देखो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर क्या होते हैं, ये बेसिक पढ़ना, बेसिक याद होना चाहिए ताकि मैं इस पर 10-5 लाइनें लिख सकूँ। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज़र क्या होता है, बेसिक पता होना चाहिए ताकि मैं 10-5 लाइनें इस पर लिख सकूँ। अगर हमें ये भी नहीं पता तो फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमने नहीं पढ़ी। इसके अलावा जो स्पेशलाइजेशन है टाइमर का वो ये है कि डीसी ऑपरेटेड टाइमर आप ज़रूर पढ़ लें। डीसी ऑपरेटेड टाइमर पूछने की पूरी संभावना है। यहाँ पर अपन से इलेक्ट्रॉनिक टाइमर एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आया यूनिट 9 से। तो आप मान लीजिए कि अगर इस बार स्पेशल में एग्ज़ाम आएगा, टाइमर से क्वेश्चन आएगा, तो वो डीसी ऑपरेटेड टाइमर आने की पूरी संभावना है स्पेशल एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये अपना पूरा कच्चा चिट्ठा है, पूरा लेखा जोखा जो मैं बता सकता था, जो मैं निकाल सकता था, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। मैं अंत में यही कहूँगा कि 1 2 3 4 यूनिट ऐसी है जिनको आप अच्छे से रिवाइज़ करके जाएंगे तो बैक नहीं आएगी। और घबराएं नहीं, और टारगेट ये रखें कि 30 में से मुझे 20 मार्क्स लाने हैं। 20 मार्क्स का कम से कम टारगेट रखेंगे तो आपके 15 तो आ ही जाएंगे। जो क्वेश्चन आता है सिर्फ उसे ही वैसा का वैसा ही OMR में लिखें। जैसे ए आपको लगता है तो ए लिख दिया, बी लगता है बी लिख दिया, पर ये सिर्फ उन्हीं के लिए करें जो आपको 100% सही है। जिनके लिए आपको डाउट है ना, ऐसे सारे क्वेश्चन एंड में भरना, एंड में लिखना, और उन सब में एक ही ऑप्शन लिखना। और
आंसर शीट में ऑब्जेक्टिव का आंसर लिखते टाइम आप सिर्फ आंसर 1 का 1 ए, आंसर 1 का बी का ऑप्शन बी, आंसर 1 का सी, या अगर 1 2 3 4 1 से 30 तक नंबर चलते हैं तो 1 आंसर 1.2, आंसर 1.3, आंसर 1.4, ऐसे करके ABCD ऑप्शन लिखो बस। एग्जैक्टली ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ABCD भी अगर आपने आंसर में लिख दिया तो भी ठीक है, पर कैपिटल में लिखो, साफ लिखो। कई बार स्मॉल में लिखते हैं A और D, अंतर ही समझ में नहीं आ रहा, तो इस केस में फिर एग्जामिनर पे बात छूट जाती है, वो क्या उसको दिख रहा है और वो क्या सोचता है उस हिसाब से वो मार्क कर देता है। उससे बढ़िया ये है कि कैपिटल में लिखो ताकि उसको संशय ना हो। जो आपको आता है पहले उसको 100% कर लो, टारगेट रखो 30 में से 20 आ जाएँ, 10 में ही तुक्के लगाने पड़े, पर जहाँ तुक्के लगाने हैं वहाँ सब में एक ऑप्शन लगाओ, BBB, CCC, DDD, जो भी आपको चूज लगता है, जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपको लगाना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर 4 के भी तुक्के लगाए तो पॉसिबिलिटी है 4 में से एक तो सही होगा, ठीक है ना। तो ये अपना पूरा 301 का है इम्पोर्टेंट स्पेशल एग्ज़ाम के लिए। 2 दिन बच रहे हैं, ढंग से रिवाइज़ करो। उम्मीद है इस बार बैक निकल जाएगी स्पेशल में, और आप सभी लोग 2020 में कोरोना की बदौलत डिप्लोमा कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप सभी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए ओनली विद VDZUB अकेडमी।